द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा चर्चित बैंकों के एनपीए और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, अगर उनमें से किसी का अकाउंट अगर एनपीए होता है तो उनको क्या करना चाहिए और अगर एनपीए अकाउंट होने पे बैंक क्या करते हैं, इसके बारे में आज बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने बैंकों से लोन लिया हुआ होता है और मैनी अ टाइम बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस बियॉन्ड देयर कंट्रोल उनके अकाउंट का एक दो इंस्टॉलमेंट जो है डिफॉल्ट भी हो जाती हैं या डिले भी हो जाती हैं। तो किस स्टेज पे जाके बैंक जो है आपके अकाउंट को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या एनपीए जिसे हम कहते हैं वो डिक्लेयर कर देता है, उसके बाद क्या करता है ये आज सब देखते हैं। अगर आपकी एक इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो जाती है तो बैंक आपके अकाउंट को स्ट्रेस अकाउंट में डाल देता है और इमीडिएटली उसका जितना ईएमआई ड्यू है उसके ऊपर 2% एडिशनल जो है पैनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। से आपकी 10,000 की अगर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आपने एक दिन 2 दिन भी अगर डिले कर दी तो उसके ऊपर एडिशनल 2% इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। साथ के साथ एक आपको नोटिस दे दिया जाता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट जो है डिले हो गई है या ड्यू हो गई और अगर आपने नहीं भरी है। मान लीजिए आपकी एक इंस्टॉलमेंट और उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट भी ओवरड्यू हो गई, आप किसी कारणवश उसको नहीं दे पाए हैं, तो मतलब आप 60 डेज की स्ट्रेस में आ गए कि आपका अकाउंट जो है स्ट्रेस में आ गया 60 डेज की। एट दिस स्टेज आल्सो बैंक जो है आपको कॉल करेगा, नोटिस भेजेगा और आपकी ईएमआई के ऊपर पैनल इंटरेस्ट लगाना शुरू कर देगा। ये प्रोसेस अप टू 89 डेज तक जो है ये प्रोसेस बैंक जो है अडॉप्ट करता है। द मोमेंट आपका अकाउंट जो है 90 दिन से ओवरड्यू हो जाता है, यानी कि आपकी 3 ईएमआई 3 इंस्टॉलमेंट जो है ड्यू हो जाती हैं, तो आपके अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसके ऊपर जो जितना एंटायर अमाउंट है आपका आउटस्टैंडिंग से, आपने 50 लाख का लोन लिया हुआ है और आपकी 3 इंस्टॉलमेंट बनती हैं 5-5 हजार की 15,000, तो पूरे का पूरे अमाउंट के ऊपर पैनल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है 2%। मोस्ट ऑफ द बैंक्स की यही पॉलिसी रहती है। इट मे वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर कारणवश आपकी ईएमआई ओवरड्यू हो रही हैं तो 89 डे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे पहले पहले आपको अकाउंट अपना रेगुलर कर लेना चाहिए, ईएमआई को क्लियर कर लेना चाहिए। अब इन तीनों स्टेजेस पे 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज के ऊपर जो पहला इम्पैक्ट आता है, नोटिस तो आपको आते ही हैं, पैनल इंटरेस्ट लगता है, जो पहला इम्पैक्ट आता है वो आता है आपके सिबिल स्कोर के ऊपर। आपका सिबिल स्कोर इमीडिएटली जैसे ही आपकी एक इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गई, आपकी इंफॉर्मेशन सिबिल को भेज दी जाती है और आपका स्कोर जो है अकॉर्डिंगली कम होना शुरू हो जाता है। एक इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, द होल इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जो है सिबिल को भेजी जाती है और आपका स्कोर जो है उसका इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। उसका क्या फर्क पड़ता है आगे के लिए, आपके लिए किसी भी बैंक से लोन लेना जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि द फर्स्ट थिंग्स बैंक्स सी इज योर सिबिल हिस्ट्री। एट द सेम टाइम बैंक्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करते हैं वो भी आपके सिबिल स्कोर के बेस के ऊपर फिक्स करते हैं। अगर आपका 850 से ऊपर का सिबिल स्कोर है तो आपको अलग रेट मिलेगा, 800 से ऊपर है तो अलग रेट मिलेगा और अगर आपका 700 750 है तो रेट अलग मिलेगा। तो ऊपर है तो आपको कंसेशन मिलती है, अगर आपका स्कोर कम है तो आपका रेट ज्यादा लगता है। तो ये एक एडिशनल डिसएडवांटेज हो जाता है अगर आपका सिबिल स्कोर अगर इंपैक्ट होना शुरू हो जाता है। दूसरा, बैंक आपसे भी रिकवर कर सकता है और आपके गारंटर से भी रिकवर कर सकता है। चाहे गारंटर से पहले करे या आपसे पहले करे, ये बैंक की मर्जी है। तो दोनों से अलग अलग रिकवरी जो है बैंक कर सकता है, रिकवरी का प्रोसेस शुरू कर सकता है जब तक कि उसका पूरा पैसा वापस नहीं आ जाता। अब मान लीजिए आपका अकाउंट एनपीए हो गया, किसी भी कारणवश आप पेमेंट्स 3 इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाए, तो अब बैंक क्या करेगा, आपको एक नोटिस भेजेगा, रिमाइंडर भेजेगा कि आपका अकाउंट एनपीए हो गया है, इमीडिएटली इसको रेगुलर करवाइए। आप नहीं करवा पाए तो आपके जो चेक्स बैंक के पास पड़े होते हैं
या आपने SI ECS जो लगवाई होती है उसके बेस के ऊपर, क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गए, उसके बेस के ऊपर अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के बैंक जो है आपके ऊपर केस कर देगा और कोर्ट जो है आपको जुर्माना भी कर सकता है, आपसे जो EMIs ओवरड्यू है वो भी रिकवर कर सकता है और द मैक्सिमम इज कि आपको 3 महीने की जेल भी हो सकती है। ऑल दिस डिपेंड ऑन द कोर्ट। जनरली कोर्ट जो है यही कहते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर दीजिए। अब इसके बाद बैंक जो नेक्स्ट स्टेप करता है वो है आपकी जो सिक्योरिटी अवेलेबल है, आपकी सिक्योरिटी सरफेसी एक्ट के अंडर बैंक जो है उसको पोजेशन में ले सकता है और उसको सेल कर सकता है। उससे पहले बैंक आपको 60 डेज का नोटिस देता है। पहले क्या किया उन्होंने, रेगुलर नॉर्मल नोटिस दिया। दूसरा क्या किया, सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट और सेक्शन 25 के आपको एक कोर्ट केस डाल दिया। आपने फिर भी नहीं पे कर पाए, आप कोई सिक्योरिटी को नीलाम करने के लिए बैंक ने सरफेसी एक्ट जो है शुरू कर देता है। सरफेसी के अंडर आपका 60 डेज का नोटिस दिया कि आप इसको अपने अकाउंट को रेगुलर कराइए, पे कीजिए, नहीं तो हम आपकी सिक्योरिटी जो है पोजेशन में ले लेंगे और उसको बेच देंगे। आप 60 डेज में भी नहीं करवा पाए, मतलब 90 डेज ओरिजिनल मिल गए आपको जब आपने डिफॉल्ट किया, अनदर 60 डेज आपको मिल गए जिसका बैंक ने आपको नोटिस दिया, फिर भी आप नहीं कर पाए तो बैंक आपकी प्रॉपर्टी की पोजेशन ले लेता है, आपकी कार की पोजेशन ले लेता है और सेलिंग दी प्रॉपर्टी एंड सेलिंग दी कार का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देता है। प्रोसेस मतलब उसकी वैल्यूएशन करवाएगा, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी को एंगेज करेगा कि इसको सेल करने की कोशिश करता है। बिना कोर्ट में जाए हुए बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी और आपकी कार को सरफेसी एक्ट के अंदर जो है सेल कर सकता है। और अगर आपका लोन जो है 20 लाख से ऊपर का लोन आउटस्टैंडिंग है तो DRT डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल में जाके आपका केस भी दायर किया जा सकता है आपसे रिकवरी करने के लिए। आप सरफेसी एक्ट अलग से भी कर सकता है और DRT में केस भी अलग से भी किया जा सकता है। ये तीनों चीजें साइड बाय साइड भी चल सकती हैं। अगर आपका छोटा अमाउंट है तो बैंक कोशिश करते हैं कि लोक अदालत वगैरह में जाके उसको सेटल करवाने की कोशिश की जाए। मैनी अ टाइम आपके जेन्युइन रीजंस को देख के, से बीमार हो गए, फॉरेन गए हुए थे, एनी रीजंस, समटाइम्स बैंक जो है आपके साथ वन टाइम सेटलमेंट भी कर लेता है। जनरली जिन केसेस में बैंक के पास सिक्योरिटीज नहीं होती है वहां पर वो बैंक जो है वन टाइम सेटलमेंट करके आपका केस जो है क्लियर कर देता है। से आपका 10 लाख रुपया ड्यू है, बैंक के पास कोई सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, इंटरेस्ट लग गया उसके ऊपर 1 लाख, 11 लाख हो गया, बैंक विल से कहेगा ठीक है आपको 1 लाख रुपया इंटरेस्ट माफ किया, 10 लाख रुपया आप दे दीजिए, खत्म कीजिए। और इट कैन बी इवन लोअर देन दैट आल्सो, ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट और आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को देख के बैंक कई बार वन टाइम सेटलमेंट भी कर लेते हैं। अब 90 डेज के बाद बैंक जो है आपके अकाउंट को 3 तरह में कैटेगराइज करते हैं। सब स्टैंडर्ड, अप टू 12 महीने तक वो सब स्टैंडर्ड रहता है, 12 महीने के बाद वो जो है डाउटफुल कैटेगरी में चला जाता है और अगर सिक्योरिटी कोई अवेलेबल नहीं है तो लॉस कैटेगरी में चले जाता है। बट वो एज ए कस्टमर वो आपके लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। तो हाँ, आज हमारी ये वीडियो बनाने के एक पर्पज़ यही था कि अपने अकाउंट को NPA ना होने दें। NPA हो जाता है तो बैंक के साथ कोऑपरेट करके कोशिश करें कि कोर्ट केस ना लगे, क्योंकि कोर्ट केस लगने पे आपके ऊपर पैनल इंटरेस्ट भी लगता है और जो वकील के चार्जेस हैं वो भी बैंक आपसे ही रिकवर करता है। और अगर आपका बिना कोई सिक्योरिटी दिए हुए लोन है, कोई पर्सनल लोन है जिसपे कोई सिक्योरिटी नहीं दे रखी है, आपका सिविल स्कोर खराब होता है, लेकिन आप बैंक के साथ वन टाइम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करके आपकी प्रॉब्लम अपनी बता के आप अपना केस जो है सेटल कराएं, क्योंकि फ्यूचर में जब दोबारा अगर आप किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो ये जो आपकी हिस्ट्री है ये सिविल में आ जाती है, डिफॉल्ट की हिस्ट्री सिविल में आ जाती है, सेटलमेंट की हिस्ट्री सिविल में आ जाती है, तो आपका सिविल खराब होता है, आगे लिए लोन देना मुश्किल होता है।